नमस्कार, आप सभी का जी जैन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि यूजीसी नेट जो अभी एनटीए करवा रहा है, साथ में राजस्थान या अदर स्टेट में जो सेट का एग्जाम होता है उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके बारे में संपूर्ण जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन है वो हमें करना चाहिए, तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी चाहिए ताकि न केवल हमारा नेट क्लियर हो बल्कि सेट का एग्जाम भी क्लियर हो सके। क्योंकि इसके बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी है वो बीए बेस पे होता है और ये एमए बेस पे होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी राजस्थान सेट के आवेदन फॉर्म है वो मांगे जा रहे हैं और 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो नेट के लिए और सेट के लिए दोनों के लिए समान है। पेपर का पैटर्न समान है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें केवल स्टेट के अभ्यर्थी है वो बैठते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। और नेट में पूरे भारतवर्ष से जो अभ्यर्थी है वो बैठते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसके लिए सामान्य कैटेगरी का कोई अगर कैंडिडेट है तो उसको 55% चाहिए एमए के अंदर। अगर कोई अदर कैटेगरी है तो उसके लिए 50% चाहिए। अगर कोई एमए फाइनल का विद्यार्थी है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो हम इसकी चर्चा करें कि किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, किस प्रकार से अगर हमें किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स की जरूरत पड़े तो वो किस प्रकार से करें, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि आप अभी एमए विद्यार्थी हैं या फिर एमए कर चुके हैं तो सिलेबस जानना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस है वो ध्रुव तारे के समान होता है जो हमें भटकने नहीं देता है। तो एक नज़र हम इसके सिलेबस पे डालते हैं, फिर हम यूनिट वाइज पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में हम चर्चा करेंगे कि तैयारी हम कैसे करें। तो इसमें कुल 10 यूनिट होती है, 1 से लेकर 10 तक। सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ यूनिट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और कुछ कैंडिडेट गलती कर बैठते हैं कि पहली यूनिट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा हम असमंजस में है कि किस प्रकार से तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो सही रणनीति को नहीं अपनाते हैं। तो एक नज़र में इसके सिलेबस पे डालता हूँ। पहली जो यूनिट है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित है। हम जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, थिंकर हैं, उनको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, क्लासिकल, इंडियन और न्यू थिंकर। तो ये जो पहली यूनिट है ये भी 3 डिवाइडेशन हम इसके कर सकते हैं। पहले भाग में हम जिन्हें क्लासिकल या समाजशास्त्रीय विचारक कहते हैं वो लेते हैं। आप सबसे पहले इनको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इमाइल दुर्खिम का नाम आता है, लेकिन हमें 2 थिंकर और पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। पहले थिंकर हैं समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे और दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन 2 थिंकर को हमें पढ़ना है। सिलेबस में वो नहीं है, सिलेबस में वो नहीं है। तो ये फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, मार्क्स, मेलोवंस्की, रेडक्लिफ ब्राउन,
पार्सन्स, मार्टन, लेवी स्ट्रोस। तो ये सभी लगभग संरचनात्मक प्रकार्यवादी है, सारे के सारे। वेबर थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो हमारे वृद्ध सिद्धांत है, ये समाजशास्त्र के संस्थापक है। इन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी है, जिस पे समाजशास्त्र एक विषय का भवन बना हुआ है। इन्होंने कच्चा मानचित्र बनाया है, जिसमें रंग भरने का कार्य अनेकों समाजशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। तो पहली यूनिट में ये क्लासिकल थिंकर हैं, और अगर आपने बीए और एमए किया है तो इन सब के नाम आपने सुन रखे होंगे। फिर इसके अंदर थोड़े से मॉडर्न थिंकर आ जाते हैं। मॉडर्न भी नहीं कहेंगे इनको अभी तक, ये भी उनसे थोड़े से बाद के हैं, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, मेनहिम है, अल्फ्रेड सूज है, जो कि मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हेराल्ड गारफिंकल है, इरविंग गोफमैन है, ये गिर्ज है। ये थोड़े से व्याख्यात्मक और निर्वाचनात्मक परंपरा, जिसे हम वर्स्टेहन पद्धति कहते हैं। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको, तब आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर जो मॉडर्न थिंकर है, आधुनिक विचारक हैं या पोस्ट मॉडर्निटी को प्रस्तुत करने वाले थिंकर्स हैं, वो आ जाते हैं। एडवर्ड सेड, पियरे बारदयू, फूको, हेबरमास, गिडेंस, कैसेल्स नेटवर्क सोसाइटी को प्रस्तुत करते हैं। कुछ इंडियन थिंकर भी इसमें सिलेबस में दिए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी है, अम्बेडकर जी है, राधा कमल मुखर्जी है, जीएस घुरिये है, एमएन श्रीनिवास है, इरावती कर्वे है। तो ये सब पहली यूनिट में आ जाते हैं। अब ये हम गलती कर जाते हैं कि केवल हम इंडियन थिंकर में इन 6 थिंकर को ही पढ़ते हैं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन हमें इनके अलावा भी जो डीपी मुखर्जी है, डीएम मजूमदार है, कापड़िया है, और बहुत सारे हैं, सुरजीत सिन्हा हो सकते हैं, उन सब को पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहली यूनिट है वो हमारी कंप्लीट होती है, जो कि महत्वपूर्ण है। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट है वो कितनी महत्वपूर्ण है। सेकेंड यूनिट है वो रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? रिसर्च मेथडोलॉजी से। तो इसमें विज्ञान का दर्शन, ज्ञान, मीमांसा और वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इसके बगैर तो हम किसी साइंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों है विज्ञान? क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। व्याख्यात्मक परंपराएं हैं, वस्तुनिष्ठता है, प्रावर्तकता है, व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, ये जरूरी हो जाता है। इसमें नीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र भी है। ये थोड़ा परिचय देते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि सामाजिक विज्ञान रिसर्च है, डेटा है, प्रलेख पठन है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, तथ्य किसे कहते हैं, संबोध यानी अवधारणा, कंसेप्ट क्या होता है, सिद्धांत क्या है, हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना या प्राकल्पना क्या है, शोध क्वेश्चन क्या है, शोध के उद्देश्य क्या रहते हैं। अब हम समाजशास्त्र या कोई भी सामाजिक विज्ञान है, उनमें जब रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर चलते हैं तो उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी,
तो ये कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि नर जाति वर्णन, एथनोग्राफी, सर्वे, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, निदर्शन यानी सैंपलिंग, क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची, सांख्यिकीय विश्लेषण, कुछ पद्धतियां और भी है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी है, उनका निर्वचन है, विश्लेषण है, एनालिसिस है, और लास्ट में रिपोर्ट किस प्रकार से लिखते हैं यानी प्रतिवेदन लेखन है। तो यानी एक शोध समस्या से लेकर लास्ट में प्रतिवेदन लेखन है। तो ए टू जेड सब कुछ जो रिसर्च से रिलेटेड है, आजकल नई नई टेक्निक का यूज होता है, वो सब हमारे इस सिलेबस के अंदर है। इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं इसकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं, और रणनीति क्या होनी चाहिए इसकी चर्चा में भी करने वाला हूं। अब तीसरी यूनिट आती है मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई इकाई है तो वो तीसरी है। इसमें मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट और सामाजिक संस्थाएं शामिल है। तो बेसिक कंसेप्ट तो वैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्थाएं, मानदंड, परिस्थितियां, भूमिकाएं, ये सब है। और सबसे पहले अगर हमें पढ़ाया भी गया है तो वो इन्हीं को पढ़ाया गया है, और हमने पढ़ा भी है। अगर किसी के +1 से है तो सबसे पहले यही है कि समाज है क्या, बाकी चीजें तो बाद में आती है। समाज शास्त्र किसे कहते हैं, इसमें किन किन का अध्ययन किया जाता है, तो ये सब। तो सामाजिक संरचनाएं, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थितियां, भूमिका, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड और नियम है, हैबिट्स और एजेंसी है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी यानी सत्ता और शक्ति और सत्ता है। सामाजिक संस्थाओं में हम देखें तो विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सब सामाजिक संस्थाओं में आ जाती है। तो विवाह, परिवार, नातेदारी, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, राज्य भी एक समिति भी कह सकते हैं, एक संस्थागत रूप भी इसका होता है। धर्म है, एजुकेशन है, तो ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक स्त्रीकरण की बात करें तो ये भी कानून है, रीति रिवाज है, ये भी इसी में आ जाते हैं। संस्थाओं के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण है, समानताएं, लिंग, प्रजाति, जाति, नर जाति, ये सब बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र की प्रकृति, समाज शास्त्र की विषय वस्तु, ये सब हमारी तीसरी यूनिट में है। और जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है, तो कारण क्या है कि ज़्यादातर कैंडिडेट है वो पहली यूनिट से तैयारी शुरू कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। तो हमें जो तैयारी स्टार्ट करनी है वो तीसरी यूनिट से करनी है, फिर पहली यूनिट पे जाना है। ऐसा नहीं कि आप पहली यूनिट को पहले स्टार्ट करें। तो ये पहली जो 3 यूनिट थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहली 3 यूनिट है। वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अन्य यूनिट है उनमें भी
चौथी, पांचवी और छठी यूनिट है वो महत्वपूर्ण है, और फिर बाद में जो लास्ट की 3 यूनिट है वो थोड़ी प्रश्न तो वहां से भी आते हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, वहां से अपेक्षाकृत कम क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं। तो तीसरी यूनिट हो गई हमारी। चौथी यूनिट है, चौथी जो इकाई है वो ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र से रिलेटेड है। ग्रामीण समाजशास्त्र किसे कहते हैं, नगरीय समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें हम जनजातीय समाज को भी जोड़ सकते हैं। देखो, हम जितने भी मानव है, मानव प्रजाति इस दुनिया में बसती है, वो या तो जंगलों में, पहाड़ों में आदिवासी जीवन जी रही है, या फिर वो गांव और ढाणियों में ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रही है, या फिर आजकल नगरों के अंदर निवास कर रही है। धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ रहा है, नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, और अभी मेरा अनुमान है कि लगभग 60% आबादी है वो गांव में रहती है, 40% से ज़्यादा आबादी है वो नगरों में निवास करती है। तो इसमें ग्रामीण से पहले की एक अवस्था आ जाती है जनजाति की, जाति जनजाति बस्तियां। तो ये मुख्य रूप से सुरजीत सिन्हा ने इस पे काफ़ी चर्चा की है। फिर हम गांव की बात करते हैं तो कृषक किसे कहते हैं, कृषक वर्ग संरचना क्या है, कृषक सामाजिक संरचना क्या है, भू स्वामित्व कैसा होता है, भू राजस्व की व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, कृषि का ह्रास हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कृषकों के अंदर असंतोष है वो क्यों होता जा रहा है, और ये जो अंतर समुदाय है गांव गांव के बीच में, गांव शहर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है बढ़ता जा रहा है, उसके क्या कारण है। नगर, ये समाजशास्त्र किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, नगर कैसे बसते हैं, नगर के बसने की थियरीज कौन कौन सी है, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण देखने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन बहुत अंतर है इनमें। कस्बे, शहर, महानगर, उद्योग, सेवा, व्यवसाय, पड़ोस, गंदी बस्तियां, नरजातीय क्षेत्र, आजकल गेटेड कम्युनिटी है, नगरीय हिंसा, ये सब इस यूनिट में शामिल है। बहुत बड़ी यूनिट ये नहीं है। 5 यूनिट है वो, देखो आजकल जो कोई भी विषय है वो केवल अपने तक सीमित नहीं है, वो अंतर अनुशासन बन गया है। और समाजशास्त्र तो वैसे भी एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम पॉलिटिकल भी पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट को भी पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं। तो नेट के सिलेबस में सब कुछ है। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो इसमें देखो राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट आजकल चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। वो नगरीय समाजशास्त्र में भी आ जाते हैं, वो राजनीतिक समाजशास्त्र में भी आ जाते हैं, और वो आर्थिक समाजशास्त्र में भी आ जाते हैं। तो अधिकारी तंत्र है, अभिशासन, सुशासन, लोक नीति, पॉलिटिकल कल्चर, त्रिमूल प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, जो हमारा पंचायती राज है वो इसमें आ जाता है, कानून, लिंग, करप्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इस यूनिट के अंदर है। किस यूनिट में? 5 यूनिट में। इसमें हम और आगे बढ़े तो फिर स्टेट से जुड़े हुए राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, आइडियोलॉजी है, एनजीओ है, रिजर्वेशन है, लिंग है, जेंडर है, अभी काफ़ी ये मुद्दा है, सिविल सोसाइटी है, सिटीजनशिप, नागरिकता के मुद्दे हैं वो इन दिनों में चर्चा में हैं। तो ये सब है वो हमारी 5वीं यूनिट को कंप्लीट करते हैं। 6ठी यूनिट है वो हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, विनिमय, उपहार विनिमय, पूंजी, ये सब मेलोवंस्की ने बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। उत्पादन की विधियां मार्क्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है।
संपत्ति संबंध है, आर्थिक विकास के मॉडल हैं, गरीबी है वो पहले भी था, इसमें भी आ जाता है, कारखाना व्यवस्था है, लिंग है, कारोबार है, डिजिटल इकोनॉमी आजकल बढ़ रही है, पर्यटन, उपभोग, कॉरपोरेट आजकल बहुत है, क्योंकि ज्यादातर जो उद्योग हैं वो कॉरपोरेट घराने से ही आते हैं। जो 7वीं यूनिट है वो हमारी पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से संबंधित है। आजकल कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पर्यावरण से संबंधित पर्सन है वो नहीं आते हैं। तो पर्यावरण के अंदर जो इकोसिस्टम है उसकी चर्चा है वो इसमें की गई है। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है, हमारी आजकल देसी ज्ञान सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसकी काफ़ी चर्चा है वो की जा रही है। इसके अलावा लिंग और पर्यावरण की चर्चा की जा रही है। हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, आदिवासियों से संबंधित कानून है, अपवर्जन है, जो पारिस्थितिकीय ह्रास हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, विकास, विस्थापन और पुनर्वास की योजनाएं हैं, जल से संबंधित सामाजिक अपवर्जन है, आपदा है, आपदा प्रबंध है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, दिव्यांगता है, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी नीतियां बनाई गई है, कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं, हर साल कोई ना कोई अधिवेशन होता रहता है। पर्यावरण से संबंधित भारत और विदेश में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, ये सब हमारी इस 7वीं यूनिट में, ये अब लास्ट की जो 4 यूनिट है वो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। वैसे कम नहीं है क्योंकि इनमें सिलेबस भी कम है, थोड़े पर्सन भी थोड़े कम आते हैं। विवाह, परिवार और नातेदारी, ये बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें कुछ अन्य चीजें हैं। यहाँ पे हम एक सामाजिक संस्था के रूप में इनको नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इनके अध्ययन के उपागमों के बारे में पढ़ेंगे, जो जेंडर रिलेशन है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो परिवार के अंदर उत्तराधिकार को लेकर नियम होते हैं पुरुष और महिलाओं के साथ या उससे संबंधित कानून है, उन सब का अध्ययन करते हैं। जेंडर तो आ ही गया है, 2-3 बार आ गया है। बच्चे, युवाओं की समस्याएं हैं, बुजुर्गों की समस्याएं हैं, परिवार बदल रहा है उसके बारे में, अभी कौन कौन सी देखभाल प्रणालियां हैं, परिवार से संबंधित कानून कौन कौन से हैं, घरेलू हिंसा वो भी इसी में शामिल हो जाता है, ऑनर किलिंग है, ये सब हमारी इस यूनिट में शामिल है। जो हमारी 9वीं यूनिट है वो विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो हम आज जो देख रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कुछ भी हम नए तरीके से करते हैं वो टेक्नोलॉजी है। आज से पहले हजारों साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ, वो भी टेक्नोलॉजी है। तो हम इस टेक्नोलॉजी के इतिहास को पढ़ते हैं, समय और स्थान, वर्तमान के अंदर जो बदल रहा है, आभासी समुदाय यानी मीडिया, सोशल मीडिया, वर्चुअल कम्युनिटी, उसके बारे में निगरानी, आजकल मीडिया के जरिए हमारी निगरानी भी रखी जा रही है, उसके बारे में। अभी हम जेन-जी आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यानी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं उभर रही है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके बारे में भी है। टेक्नोलॉजी को लेकर राज्य की नीतियां हैं, डिजिटल डिवाइडेशन है, और परिवार पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी पे, साइबर क्राइम पे, ये सब इसमें शामिल है। और सबसे लास्ट यूनिट है वो थोड़ी कल्चर से संबंधित है। इसमें टॉपिक ज़्यादा लगते हैं लेकिन बहुत कम पर्सन, 1-2 पर्सन इससे पूछे जाते हैं, ज़्यादा पर्सन है वो इससे नहीं पूछे जाते हैं। तो जो भी, क्योंकि संस्कृति है तो बहुत
वाइड इसका क्षेत्र रहता है। तो क्योंकि संस्कृति की वाहक क्या है, लैंग्वेज है, और इसमें सब कुछ शामिल है। संस्कृति तो जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ पहनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब संस्कृति है। तो धार्मिक अनुष्ठान, भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धार्मिक संगठन, सांप्रदायिकता, संस्कृति और इतिहास, लिंग, कला, नैतिकता, खेल कूद, हम जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, धार्मिक पर्यटन है, धर्म है, पर्यावरण से ये किस प्रकार से प्रभावित होती है और किस प्रकार से प्रभावित करती है, कौन से नए धार्मिक आंदोलन है, ये सब इस यूनिट के अंदर शामिल है। तो देखो, ये तो हमारी जो चर्चा थी वो सिलेबस को लेकर थी। अब हम इस सिलेबस को तैयार कैसे करें, इसकी हम तैयारी कैसे करें और किन किन पुस्तकों का अध्ययन करें। तो तैयारी कैसे करें उससे पे चर्चा करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी यूनिट के लिए कौन सी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा तीसरी यूनिट की। जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में सबसे पहले हमें वही पढ़ना है। मैं साथ साथ बता देता हूं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और उनको पढ़ना कैसे है। तो देखो, कंटेंट है वो दो रूपों में हमारे पास मौजूद रहता है। एक हमारी जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन हो जाता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड है, यूपी में 2-3 यूनिवर्सिटी हैं, इग्नू हो जाता है। प्रत्येक स्टेट के अंदर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होती है। और दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो पुस्तकें हैं जो प्राइवेट प्रकाशन की आती है। और तीसरा गाइड है, मैं उसके लिए आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उससे सिलेक्शन नहीं हो सकते। सहायता मिल सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं होती। तो पहली बात करते हैं हम तीसरी यूनिट के लिए किन पुस्तकों का अध्ययन करें। तो देखो, मैंने कहा कि एक तो यूनिवर्सिटीज है अपनी, कोई भी आप ओपन यूनिवर्सिटी की सामान्य जो पुस्तक आती है, जो पहला ही भाग होता है किसी भी, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ाया जाएगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ना है। पुस्तकों की हम बात करें तो ये है, एक पब्लिकेशन है साहित्य भवन पब्लिकेशन। साहित्य भवन पब्लिकेशन। ये लगभग बीए और एमए के अंदर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर यही लगती है, यही पढ़ाई जाती है। और इनके जो राइटर हैं वो गुप्ता एवं शर्मा हैं। गुप्ता एवं डीडी शर्मा और मोतीलाल एमएल गुप्ता इसके राइटर हैं। और इनकी एक पुस्तक आती है समाजशास्त्र के नाम से। इनकी पुस्तक है वो समाजशास्त्र के नाम से आती है। काफ़ी बड़ी पुस्तकें हैं, उसमें बहुत कुछ दिया होता है और एक बेसिक कंसेप्ट की भी आती है। तो आप चाहो तो वो बेसिक कंसेप्ट वाली बुक ले सकते हो, चाहे तो बड़ी ले सकते हैं। बड़ी लेंगे तो आप कि इसमें कई यूनिट है वो हो जाती है शामिल। तो इसके लिए कोई मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। एक मेरी भी पुस्तक है समाजशास्त्र अवधारणाएं और सिद्धांत, वो भी मैंने अभी लेटेस्ट लिखी है इस नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो मैं लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये पुस्तक है वो तीसरी यूनिट के लिए सजेस्ट करूँगा। हो सकता है कि कुछ इस यूनिट के टॉपिक उसमें ना मिले, लेकिन हमारा बेस मजबूत होना चाहिए
और इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट है वो दिए गए हैं। तो रणनीति हमारी क्या रहेगी? पहले हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद में पहली यूनिट पे आएंगे, फिर हम पहली यूनिट को पढ़ेंगे। पहले हम पहली यूनिट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि 3 प्रकार के थिंकर हैं, तो आप चाहो तो इसके लिए आप 2 पुस्तकें देख सकते हो, 3 देख सकते हो, क्योंकि सारे थिंकर्स एक पुस्तक में नहीं आएंगे। सारे थिंकर एक पुस्तक में नहीं आएंगे। इसके लिए जो क्लासिकल और इंडियन थिंकर हैं, क्लासिकल और इंडियन थिंकर हैं, उनके लिए साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी आती है, और दूसरी जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है राउत पब्लिकेशन। वो है रावत पब्लिकेशन, जयपुर का ही है, दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस ब्रांच है। इसकी पुस्तक आती है और राइटर है एस.एल. दोषी। एस.एल. दोषी राइटर है, और पुस्तक का नाम है आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। घर पे पढ़ी है पुस्तकें, में लाया नहीं आज, वरना आपको दिखा भी देता। एस.एल. दोषी, राउत पब्लिकेशन, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है। एस.एल. दोषी की इंडियन समाजशास्त्र की भी आती है, और पश्चिमी सामाजिक विचारक, जो क्लासिकल थिंकर हैं, वो पुस्तक है वो पश्चिमी सामाजिक विचारक के नाम से, पश्चिमी सामाजिक विचारक के नाम से है। तो ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की आपको केवल क्लासिकल थिंकर और इंडियन थिंकर्स की मिलेगी। मॉडर्न थिंकर्स के लिए राउत पब्लिकेशन एस.एल. दोषी से बढ़कर कोई अच्छी पुस्तक नहीं है। अब हम वापस आते हैं सेकेंड यूनिट पे, दूसरी यूनिट के लिए। देखो, ये सामाजिक अनुसंधान से संबंधित हमारी यूनिट है, और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन यहां पे आते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ओपन यूनिवर्सिटी की भी मिल जाएगी, साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी मिल जाती है, लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं इस यूनिट के लिए, केवल एक ही पुस्तक सजेस्ट कर रहा हूं, वो है राम आहूजा की। किसकी? राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन, ये भी रावत पब्लिकेशन की है। राउत पब्लिकेशन की है, राम आहूजा की, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च, इसी नाम से ये पुस्तक है। तो आप ये पुस्तक है वो देख सकते हैं। हमारी पहली 3 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इससे ज़्यादातर प्रश्न वो पूछे जाते हैं इन 3 यूनिट से। हमारी जो चौथी यूनिट थी वो है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, रूरल एवं अर्बन सोशियोलॉजी। तो इसके लिए भी दोनों के लिए अलग अलग पुस्तक आपको है वो देखनी पड़ेगी। एक पुस्तक है पीसी जैन की, पीसी जैन,
हाँ, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि वो मैं राउत पब्लिकेशन की बता रहा था, एसएल दोषी की, वो आजकल पिछले 1 साल से मलिक पब्लिकेशन की भी आने लगी है। राउत की भी मिल जाएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी 1 साल ही उन्होंने छोड़ दिया है। मलिक पब्लिकेशन से वो पुस्तकें छपवाते हैं। पीसी जैन की है ग्रामीण समाजशास्त्र। पीसी जैन की पुस्तक है ग्रामीण समाजशास्त्र। और राउत पब्लिकेशन की है ये किसकी है? ये राउत की है, ग्रामीण समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र है वो मोतीलाल गुप्ता और डीडी शर्मा की है। हिंदी ग्रंथ इसके अपने साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है। किसकी है? साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है। अब इसके बाद 5वीं एवं 6ठी यूनिट है, 5वीं, चौथी हो गई है, 5वीं और 6ठी, 5th एंड 6th जो अपनी यूनिट है वो इग्नू की पुस्तक है आर्थिक समाजशास्त्र। वो आप पढ़ लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। लैंग्वेज उसकी टफ है। और इसके अलावा एक पुस्तक और है जेपी सिंह की, जेपी सिंह है PHI पब्लिकेशन है। पुस्तक का नाम भी समाजशास्त्र है। उसमें इस पार्ट को दिया हुआ है। और जो मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बड़ी बुक बता रहा था, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न वो काफी आते हैं, 5वीं और 6ठी यूनिट। अब हमारी 7वीं जो यूनिट आती है पर्यावरण से संबंधित है। तो इसके लिए आप कोई भी एक बड़ी पत्रिका आएगी एनवायरमेंट से संबंधित, क्योंकि पर्यावरणीय समाजशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें थियरी ज़्यादा होगी, कंटेंट कम होता है। लेकिन जो दृष्टि की आ जाती है, या GJN एजुकेशन भी निकाल देगा पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स की एक अलग से पुस्तिका, तो वो पढ़िए आप। तो उसमें कंटेंट कम होता है लेकिन उपयोगी होता है। फिर 8वीं यूनिट है वो हमारी विवाह परिवार नातेदारी है। विवाह परिवार और नातेदारी, तो ये जो मैं पहले ही बता रहा था बेसिक कंसेप्ट में ही आ जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट में ये आ जाते हैं। और एक पुस्तक और है सोबिता जैन की, उसमें केवल ये 3 ही टॉपिक है, विवाह परिवार और नातेदारी। और भी अगर आप सर्च करोगे तो पुस्तकें हैं वो मिल जाएगी जो विवाह परिवार और नातेदारी से संबंधित होती है। और इसके अलावा जो 9वीं यूनिट है टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी आपको कोई दृष्टि की या कोई अन्य जो प्रकाशन है जो केवल टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुस्तक होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। 10वीं यूनिट है वो फिर हमारी उसी से कंप्लीट हो जाएगी जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि वो संस्कृति का ही एक पार्ट है। तो ये हमारी 10 यूनिट थी और इसके लिए मैंने अलग अलग पुस्तकें आपको बताई है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, सुनिएगा तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब बात आती है कि हम तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। देखो, सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है कि सिलेक्शन हो ही ना।
ये सब हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है। ये सब हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी क्या है। कोई चीज मुश्किल या आसान इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी तैयारी कितनी है। जब तैयारी अच्छी हो जाती है तो हमारे वो चीजें आसान लगने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम छोटे थे, साइकिल चलाते थे, तो पहली बार लगता था कि साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। ये बात मोटरसाइकिल पे भी लागू हो सकती है, गाड़ी पे भी लागू हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं, साइकिल चलाना सीख लेते हैं, वो इजी लगने लगता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। तो वही बात इस पे होती है। तो हम रणनीति की बात करें कि रणनीति क्या है, तो मैं बता चुका हूं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और सबसे पहले कौन सी यूनिट करनी है, उसके बाद कौन सी यूनिट कंप्लीट करनी है। लेकिन अब हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे? तो देखो, इसके लिए आपको जो नोट्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। खुद की लैंग्वेज में बनाए गए नोट्स ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको करना ही पड़ेगा। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसको गहराई से पढ़िएगा। एक बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर पहले पढ़ रखी है आपने बहुत बार, तब अलग बात है। तो फिर आपको क्या करना है, अगर जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार जैसे बेसिक कंसेप्ट की पुस्तक है उसको पढ़ लीजिए आप। फिर आप थोड़ा सा नॉलेज आपको हुआ है, फिर आप दोबारा से उस पुस्तक को पढ़िए और उस पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट है वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कीजिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि गांव के अंदर दही को उसको बिलोना होता है, उसमें से मक्खन निकालते हैं और नीचे छाछ बचती है। तो हमें पुस्तकों में से मक्खन निकालना है और उसको ही तैयार करना है, क्योंकि छाछ 20 रुपये किलो में मिल जाती है और जो घी होता है वो 1000 रुपये किलो में मिलता है। तो हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छांट लेनी है। तो सबसे पहले तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मेरी राय है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, समाजशास्त्र की सामान्य समझ बनाने के लिए सबसे पहले +1 +2 NCERT सबसे पहले आपको कक्षा 11 की NCERT पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए पहली क्लास के जैसी है। फिर कक्षा 12 की NCERT पढ़नी चाहिए, फिर ये हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि ज़्यादातर जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट होते हैं वो +1 में उनके पास समाजशास्त्र नहीं होता है, या तो BA में लेते हैं, कई BA में नहीं लेते, डायरेक्ट MA में करते हैं मेरी तरह। मैं सबसे पहले समाजशास्त्र है वो MA में पढ़ा था, BA में मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था। और उसके बाद एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए तो पहली बार GRF है वो निकल गया था जून 2012 के अंदर। तो साइंस बैकग्राउंड से भी बहुत सारे आते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कक्षा 11-12 की NCERT पढ़ी जाए। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने, उनके नोट्स बनाने। अब नोट्स बनाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो चीज़ें याद नहीं होती है, समझने वाली चीज़ समझ में आ गई है, याद करने वाली चीज़ों को हमें
नोट कर लेना है, टॉपिक वाइज चलते जाना है। स्टार्टिंग में मुश्किलें आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें आसान लगने लगेगी। तो ये नोट्स आप टॉपिक वाइज बेसिक कंसेप्ट का एक टॉपिक पढ़ा आपने, फिर दोबारा उसको पढ़ना है। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं और फिर आप अपने नोटबुक के अंदर उसको नोट कर सकते हैं। अब हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी लैंग्वेज में हो चुकी है। अब ये डेफिनेशन हो सकती है, ये टाइप्स हो सकते हैं, ये विशेषताएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट करते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। टॉपिक वाइज बढ़ते जाइए और फिर लास्ट जब 15-20 दिन, 1 महीना बचता है, जब ये नोट्स हमने बनाए हैं उनकी हमें रिवीजन करनी है। ये हमारी बहुत बड़ी मेहनत है, इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनना है, क्योंकि हमें केवल नेट क्लियर नहीं करना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्लियर करना है। तो इसके लिए ये सब जरूरी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम आपका आगे चलकर बहुत टाइम की बचत करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले तीसरी यूनिट, फिर पहली यूनिट, दूसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस प्रकार से नोट्स बनाते जाइएगा। और लास्ट के अंदर हम इनकी रिवीजन करनी है प्लस में। प्लस में क्या करना है, PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ने हैं। प्लस में MCQ, ज्यादा से ज्यादा MCQ हल करने हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये दोनों चीजें होगी, PYQ भी होंगे और MCQ भी होंगे। और मार्केट में पर्सन बैंक भी मिलते हैं, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ये साथ साथ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा मानना है कि आप पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिए, जब दोबारा आप इसकी रिवीजन स्टार्ट करो तब आप ये चीजें करना शुरू करिएगा। और चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो। आपने कोई एक टॉपिक लिया, उसकी आपने थियरी पढ़ी और बाद में उसके खुद की टेस्टिंग के लिए उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ आप है वो हल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें टाइम कितना चाहिए, कितना समय हमें देना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। तो देखो, मेरा जो मानना है, क्योंकि आपने MA कर रखी है इस सब्जेक्ट से, या MA आप कर रहे हैं तभी तो आप इसका एग्जाम दे रखे हैं, तो आपको एक दूसरी कंडीशन भी है, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। तो 3-4 माह का टाइम है वो, 3-4 मंथ है वो चाहिए, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। आप MA कर चुके हो या कर रहे हो, या पहले भी आप एग्जाम दे चुके हो। तो 3 से 4 महीने का टाइम अगर आपके पास है, अब देखो बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि इस दौरान आप कितना टाइम देते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी के लिए 2 घंटे हो सकता है, किसी के लिए 4 हो सकता है, किसी के लिए 6 हो सकता है, किसी के लिए 8 भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वालिटी टाइम आपको देना पड़ेगा, क्वांटिटी के बजाय आप जब पढ़ो तो क्वांटिटी पे मत जाइए कि इतने घंटे पढ़ लिए, कितनी गहराई से आप पढ़े हैं, इस बात को आप नोट कीजिएगा। अगर आपने बहुत पहले MA किया है और भूल चुके हैं सब कुछ, तब आपको 6 महीने का टाइम चाहिए कम से कम। हो सकता है पहली बार में ना भी निकल पाए तो 1 साल का टाइम हमें मिल जाता है। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही निकल ही जाए, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि
क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। अगर क्वालिटी टाइम आप देंगे तो आप 3-4 महीने में ही नेट सेट नहीं बल्कि जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। ये जज्बा हमारे अंदर कितना है, हम अपने आप को कितना समर्पित करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब पे डिपेंड करता है। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर है वो आपको देंगे। और अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और अभी सेट का एग्ज़ाम होना है, सितंबर में है, ठीक है। टाइम भी 3-4 महीने का टाइम जो मैंने बताया उतना ही टाइम है, तो इस दौरान सेट थोड़ा आसान होता है तो आपका निकल भी सकता है। तो जी-जेन एजुकेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।